Good morning, students. We were doing cell cycle and cell division. We have done importance of cell cycle and cell division in our last class. So today we will start with M phase. So first we have already discussed about interphase. हमने पहले डिस्कस किया है इंटरफेज के बारे में कि इंटरफेज के बच्चे 3 स्टेजेस होते हैं, G1, S और G2 स्टेज. We have already discussed what happens in G1 stage, S stage and G2 stage. But now I will want to tell you this क्वेसेंट स्टेज. जब आपका फर्दर G1 फेज में एंटर कर जाती है सेल एक इनएक्टिव स्टेज में, मींस उससे आगे वो डिवाइड नहीं करती है, प्रोलिफरेट नहीं करती है, तो उसे हम क्वेसेंट स्टेज बोलते हैं. जैसे कि हमारी न्यूरॉन्स हैं, वी नो दैट कि न्यूरॉन्स हमारे क्या है, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं ब्रेन की सेल्स. मतलब वो किस में है, G0 स्टेज में है, मींस क्वेसेंट स्टेज में है कि दे डू नॉट फर्दर डिवाइड. जैसे कि अब बट हम एनिमल्स में देखते हैं कि डिप्लॉइड सोमैटिक सेल्स होती हैं जहाँ पर हेप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करती है बाय माइटोसिस. जैसे कि मेल हनी बीज हैं, हनी बीज में हम देखते हैं मेल जो हनी बीज होती हैं उनमें हेप्लॉइड सेल्स भी डिवाइड करती हैं. बहुत सारा हम प्लांट्स में देखते हैं हेप्लॉइड डिप्लॉइड सेल्स का. ओके, अब हम करेंगे एम फेज. एम फेज ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल है क्योंकि इसमें आप देखेंगे कि सारे कंपोनेंट ऑफ सेल्स कैसे इन्वॉल्व होते हैं, रीऑर्गेनाइजेशन होता है. देन हम देखेंगे कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट एंड प्रोजेनी सेल में सेम होते हैं. इस वजह से हम इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन. वी आर डूइंग फ्रॉम इट NCERT. सो एम फेज इज इक्वेशनल डिवीजन. इक्वेशनल का मतलब यही है हमारा कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में है, बच्चे जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके पेरेंट सेल में हैं उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके किस में प्रेजेंट होते हैं, जो प्रोजेनी वाली सेल है. मींस अगर ये सेल है इसमें आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो जो न्यू सेल्स फॉर्म होंगी इससे उसमें भी 2n ही होंगे. दैट्स वाई वी आर कॉलिंग इज इक्वेशनल डिवीजन. हम उसको इक्वेशनल डिवीजन बोल रहे हैं. सो अगर हम इसको जैसे कि कन्वीनियंस के लिए जब हम सेल साइकिल स्टडी करते हैं तो वी हैव डिवाइडेड इनटू स्टेजेस. हमने उसको किस में डिवाइड किया हुआ है बच्चे, स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, जिससे वो हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है स्टडी करना. ठीक है. सो न्यूक्लियर डिवीजन कार्योकाइनेसिस होता है. कार्योकाइनेसिस, कैरियोन मीन्स न्यूक्लियस, तो दैट इज कैरियोकाइनेसिस. काइनेसिस मीन्स जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है. ओके, सो हमारे लिए ये ईजी हो जाता है अगर हम उसको स्टेजेस के थ्रू पढ़ते हैं. तो माइटोसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज. यू हैव टू लर्न बिकॉज प्रोफेज हैज़ डिफरेंट पार्ट्स ओके इन योर मियोसिस. बट नाउ वी आर स्टडिंग माइटोसिस. दो टर्म्स होती आएंगी आपकी, एक तो माइटोसिस और दूसरा आपका क्या आएगा, मियोसिस. माइटोसिस में आपका इक्वेशनल डिवीजन होता है, मींस 2n नंबर क्रोमोसोम से तो नई सेल्स में भी 2n ही आते हैं. तो ये जैसे कि हमारी स्किन सेल्स हो गया, हमारी बॉडी में डिफरेंट सेल्स हैं, जब वो प्रोलिफरेट करती हैं, डिवाइड करती हैं, हम ग्रोथ करते हैं तो हमारा माइटोसिस होता है सेल्स में. मियोसिस होता है बच्चे जैसे कि एग फॉर्म होता है. तो एग फॉर्म में क्या होगा आपका कि जो पहले सेल है उसमें 2n है और जो एग सेल्स होंगी उनमें सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे. तो दैट इज़ योर मियोसिस. सो नाउ वी आर स्टडिंग माइटोसिस जिसमें आपके 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही आएंगे, किसमें, जो आपकी न्यू सेल्स फॉर्म होंगी उनमें. तो प्रोफेज स्टेज जो है आपका, उसमें प्रोफेज इज द first stage of karyokinesis of mitosis follows the S and G2 phase of interphase. जो प्रोफेज है उसमें आपका S फेज भी होगा, G2 फेज भी होगा इंटरफेज का. S फेज क्यों होगा, क्योंकि S फेज हमारा क्या है, सिंथेसिस फेज है बच्चे. सिंथेसिस फेज का मतलब क्या है कि आपका
उसमें रेप्लिकेशन होता है डीएनए का। रेप्लिकेशन क्यों होता है? क्योंकि अगर आप सोचिए एक सेल है, उसे 2 सेल में अगर डीएनए से आना है तो हमारे सारे जीन्स उन दोनों सेल्स में ट्रांसफ़र होने चाहिए। तो जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो भी इक्वल होने चाहिए। अगर 2n पेरेंट सेल में है तो जो न्यू डॉटर सेल्स आएंगी उनमें भी 2n ही होने चाहिए बच्चे। तो इस वजह से जो आपका एस फेज़ है वो इम्पॉर्टेंट है कि जब डीएनए का सिंथेसिस होगा, न्यू डीएनए बनेगा, तभी तो वो 2 सेल्स में इक्वली डिवाइड हो पाएगा। इसलिए फर्स्ट एस फेज़ होता है, देन G2 फेज़ होता है। अ प्रोफेज़ इज़ मार्क्ड बाय द इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। जो आपका क्रोमोसोमल मटेरियल है वो कंडेंस हो जाता है। यहाँ पर आप स्टेज देख सकते हैं कि आपका ये जो देखिए न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस में आप देख रहे हैं कि जैसे कि ये सेल है, ये न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस में जितना भी डीएनए मटेरियल है वो ऐसे कंडेंस हो जाता है। ओके, कंडेंसेशन हो जाता है डीएनए मटेरियल का। देन chromosomal material becomes untangled during the process of chromatin condensation. The centrosome, which had undergone duplication during S phase of interphase, now begins to move towards the opposite poles of the cells. Here you can see in this diagram कि आप यहाँ पे देखिए जो जेनेटिक मटेरियल था वो कंडेंस हो गया है अर्ली प्रोफेज स्टेज में, और धीरे धीरे आपका लेट प्रोफेज स्टेज आएगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये देखो सेंट्रोसोम्स यहाँ पोल्स पे, यहाँ पर भी पोल्स पे स्टार्ट हो जाते हैं जाने। ठीक है, सेंट्रोसोम्स। देन क्रोमोसोमल, तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आर chromosomal material condenses to form compact mitotic chromosomes. वो mitotic chromosomes form करते हैं। Then they are seen to be composed of 2 chromatids attached together at the centromere. आपको दिखेगा कि वहाँ पर 2 chromatids, यहाँ पर आप देखिए इस डायग्राम में जो आपको यहाँ पर ये दिख रहा है, देखिए यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स, 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच हो गई हैं। मीन्स जो कंडेंसेशन होकर आपके क्या फॉर्म हुआ है बच्चे, क्रोमोसोम्स फॉर्म हो गए हैं। जो पहले जेनेटिक मटेरियल वैसे ही पड़ा हुआ था। देन सेंट्रोसोम्स मूव टू ऑपोजिट पोल्स। सेंट्रोसोम्स क्या करते हैं बच्चे, दे फॉर्म एस्टर्स, रेडियस out microtubules, and these esters with spindle fibers forms mitotic apparatus. जैसे कि आप यहाँ पर सेल में देख सकते हैं मेटाफेज सेल कि ये जो सेंट्रोसोम्स है देखो ये इनसे रेज निकल रही है, इनको एस्टर्स बोलते हैं। और ये आपका यहाँ पे देखो क्रोमोसोम्स को ऐसे करके यहाँ पर ये क्या है, माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म करते हैं। तो ये जो फॉर्मेशन है माइटोटिक स्पिंडल का जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका प्रोफेज में स्टार्ट हो जाता है। दीज आर एस्टर्स, ये वाली जो आपको रेज दिख रही हैं ये सेंट्रोसोम से रेज होती हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूक्लियस का जो पूरा इंटीग्रेशन हो गया है। Cells at the end of prophase, when viewed under the microscope, do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. आपको ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये दिखाई नहीं देते हैं। आप देखते हैं कि क्रोमोसोम्स पूरी सेल में फैल जाते हैं। मीन्स पहले तो हम क्या देखते हैं कि वो न्यूक्लियस के अंडर होते हैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट होता है जो ये न्यूक्लियस है बच्चे ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू कर देता है। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि वो टूटना शुरू कर देता है और ये जो क्रोमोसोम्स की फॉर्म में आ जाता है आपका डीएनए मटेरियल। और जिस तरीके से फिर हम देखते हैं कि आगे मेटाफेज स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो मेटाफेज स्टेज में बच्चे क्या है कि पूरा डिसइंटीग्रेशन हो चुका है न्यूक्लियर एनवेलप का। आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वाली सेल में कि आपको मेटाफेज सेल में कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से यहाँ पर आपका डिसइंटीग्रेट हो चुका है। देन उसके बाद आप देखते हो कि जो क्रोमोसोम्स है दे आर स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म, पूरे साइटोप्लाज्म में फैल गए हैं। अगर आप उनको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो आप क्रोमोसोम्स को ईजीली देख सकते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे आप ऐसे क्रोमोसोम्स बनाते हो
तो यहाँ पर आप देखते हो कि 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। आपको यहाँ पर भी इजीली दिख रहा है 1 सिस्टर क्रोमैटिड एंड दिस इज 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स। 2 सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं विच आर हेल्ड टुगेदर। जो आपका क्या है वहाँ पर आपको आप देखते हैं कि ये जैसे क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर सेंट्रोमेयर होता है जिससे वो क्या होते हैं एक साथ इकट्ठे एक साथ जुड़ी हुई रहती हैं। These structures serve as a site for attachment of spindle fibers। आप यहाँ पर देख सकते हो इजीली कि आपका यहाँ पे सेंट्रोमेयर से अटैच्ड हैं these esters। जो स्पिंडल फाइबर्स है वो अटैच्ड है क्रोमोसोम से। मेटाफेज जो स्टेज है उसमें आप क्या देखते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो आपके लाई करते हैं यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट पे। बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एनिमल सेल की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे लाई कर रहे हैं, वो एक इक्वेटोरियल प्लेट पर यहाँ लाई कर रहे हैं। सारे देखिए क्रोमोसोम्स यहाँ पे लाई कर रहे हैं, देखिए इस लाइन पे। ओके, देन आप देखेंगे कि जो मेटाफेज प्लेट है ये अलाइनमेंट है क्रोमोसोम्स का। मेटाफेज स्टेज अगर आपको माइक्रोस्कोप में दिखाया जाता है तो आपको सीधा क्या देखना है कि क्रोमोसोम्स आपके ऐसे मिड में अलाइन होंगे ऑन मेटाफेज प्लेट। तो आप बता सकते हैं इजीली कि दिस इज मेटाफेज स्टेज। तो कैरेक्टरिस्टिक्स हम एक बार फिर करते हैं कि स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं, यहाँ पर देखिए आप काइनेटोकोर से अटैच्ड हैं। देन क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर। यहाँ पर आप देखिए इक्वेटर पे, जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ में हम ऐसे इक्वेटर बीच में से करते हैं, ऐसे आपको हम इस वाले रीजन को यहाँ पर क्या कह रहे हैं, स्पिंडल इक्वेटर। and gets aligned along metaphase plates through spindle fibers at both poles। दोनों पोल्स पे आपको देखिए स्पिंडल फाइबर्स दिखाई दे रहे हैं और इनसे अटैच्ड है। देन एनाफेज स्टेज। एनाफेज स्टेज में बच्चे क्या होता है कि जो मेटाफेज प्लेट है वो स्प्लिट हो जाती है और 2 डॉटर क्रोमैटिड्स हैं जो आपके वो भी यहाँ पर क्या हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस डायग्राम में, देखो यहाँ पर क्या हो गया है, जो वो एक साथ थी सिस्टर क्रोमैटिड्स अब वो स्प्लिट हो गई हैं और वो अलग अलग पोल्स पर चली गई हैं। तो ये मेजर की इवेंट है आपका एनाफेज का। आप एनाफेज स्टेज जब भी वो देखेंगे माइक्रोस्कोप में तब आप ये देखेंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं दे अलाइन एट द पोल्स। वो कहाँ पर अलाइन होते हैं बच्चे, पोल्स पे अलाइन होते हैं। जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है कि ये सिस्टर क्रोमैटिड जो आपकी क्या थी, यहाँ पर ऐसे थी, अब एक सिस्टर क्रोमैटिड आपके ऊपर की तरफ पुल हो गई है, एक नीचे की तरफ पुल हो गई है। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपका एक सिस्टर क्रोमैटिड यहाँ पे ऊपर की तरफ पुल हो गई है, एक नीचे की तरफ, ये भी एक नीचे की तरफ, एक नीचे की तरफ और ये ऊपर की तरफ। मीन्स क्यों, क्योंकि ये 2 सेल्स में डिवाइड होना है डीएनए को। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि जो डॉटर क्रोमोसोम्स है फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाइस के, वो दोनों पोल्स की तरफ, ऑपोजिट पोल्स की तरफ क्या है, मूव कर रहे हैं। ठीक है, और इसी स्टेज को हम बोलते हैं एनाफेज स्टेज। जब आपको क्रोमोसोम्स दिखाए जाएंगे आपके प्रैक्टिकल्स के टाइम तो आपको देखना है कि अगर पोल्स पे हैं क्रोमोसोम्स तो इट मीन्स इट इज एनाफेज स्टेज। नेक्स्ट इज योर टीलोफेज स्टेज। टीलोफेज स्टेज है बच्चे जब आपका फाइनल स्टेज है कार्योकाइनेसिस की, जब आपका न्यूक्लियस का डिवीजन जो है फाइनल स्टेज पर आ गया है। इसमें आप देखेंगे कि जो पोल्स हैं डीकंडेंस हो जाते हैं, लूज देयर इंडिविजुअलिटी, अपनी इंडिविजुअलिटी को लूज कर देते हैं और वहाँ पर आपको जो ये वाले यहाँ पे एनाफेज में आपको ये दिख रहे थे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कंडेंस हो चुके हैं दोनों पोल्स पे। कंडेंस होकर आप उनमें कोई भी क्रोमोसोम्स नहीं देख पा रहे हैं, आपको थ्रेड ही दिखेंगे। ओके, देन क्रोमोसोम्स क्लस्टर एट ऑपोजिट स्पिंडल पोल्स एंड देयर आइडेंटिटी इज लॉस्ट एज डिस्क्रीट एलिमेंट्स। अब वो बिल्कुल क्या हो चुके हैं आपके वहाँ पर, उनका जैसे वो डिसइंटीग्रेट हो गए हैं, क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं है। और धीरे धीरे आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि इनके चारों तरफ आपको न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब ये 2 सेल्स में डिवाइड होना है सेल को यहाँ पे, और न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और ईआर इस स्टेज पर फॉर्म हो चुके होंगे, क्योंकि हमें पता है दोनों डॉटर सेल्स में सेल ऑर्गेनल्स भी होने चाहिए। तो यहाँ पर जो सिंथेसिस है ईआर का, गोल्जी अपरेटस का, वो कंप्लीट हो जाता है बच्चे।
देन हम क्या देखेंगे स्टूडेंट्स की साइटोकाइनेसिस। अब यहाँ तक टीलोफेज स्टेज में ये दो सेल्स का सारे कंपोनेंट्स तो बन गए हैं, लेकिन इन सेल्स को एक दूसरे से अलग भी होना है, तो वो होता है साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स सेल, काइनेसिस मीन्स उसका ब्रेक होना। जब दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी वो सेल, तो उसे हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है बच्चे, उसमें आप क्या देखते हैं कि जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है डॉटर सेल में। कैसे? कि वो अपना साइटोप्लाज्म में डिवाइड करते हैं, क्योंकि दोनों सेल्स में साइटोप्लाज्म का मूव करना ज़रूरी है। देन एट द एंड हम क्या देखेंगे, डिवीज़न कंप्लीट हो जाएगा और दोनों सेल्स डिवाइड हो जाएंगे, और वो कौन से स्टेज में आ जाएंगे, इंटरफेज स्टेज में आ जाएंगे। एनिमल सेल में बच्चे फरो होता है जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। देखो यहाँ पर जैसे आप अमीबा बनाते थे, तो अमीबा में तुम यहाँ पर ऐसे फिर फॉर्म कर देंगे, तो हम देखेंगे कि ये दो अलग अलग सेल्स फॉर्म हो जाएंगी। और जो ये प्लेट है इसे हम बोलते हैं फरो प्लेट जो है, या सेल प्लेट, जहाँ से वो क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं दोनों सेल्स। सो the formation of new cell wall begins with the formation of a simple precursor called the cell plate, जो किस में होती है बच्चे, आपका बेसिकली हम प्लांट सेल्स की जब बात करते हैं, जो वॉल्स बनती है एडजेसेंट सेल्स की। ओके, सो हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे उसमें प्लांट्स में या जो आपके अदर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें सिंसीशियम भी फॉर्म होता है। सिंसीशियम का मतलब क्या है बच्चे, कि जैसे कि ये सेल है, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सिंसीशियम। और छोटे छोटे फिर उसके अराउंड क्या है, यहाँ पर देखो धीरे धीरे फिर सेल मेम्ब्रेन फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं, जैसे आप कोकोनट का एंडोस्पर्म देखते हैं, उसमें एंडोस्पर्म में क्या है बच्चे, पहले साइटोप्लाज्म में बहुत सारे न्यूक्लियस आ जाते हैं। ठीक है, जो आप वाटर पीते हैं कोकोनट का, वो बेसिकली सिंसीशियम होता है सेल्स का, जिसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पड़े होते हैं बहुत सारे। अब माइटोसिस का बच्चे सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है? सीधी सी बात है, अगर हमने इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं कि सेल डिवाइड क्यों करती है, जैसे कि अब अगर आप एक स्मॉल बेबी है एंड ही और शी हैज़ टू बी डेवलप इन अडल्ट पर्सन, उसको एडल्ट पर्सन में चेंज होना है, तो उसमें क्या होना ज़रूरी है, ग्रोथ होना ज़रूरी है। और ग्रोथ कब होगी बच्चे, जब सेल्स डिवाइड होंगी। तो माइटोसिस इज़ द वे टू डिवाइड द सेल्स। माइटोसिस से क्या है, सेल्स डिवाइड होती हैं। सो हम देखते हैं कि जो भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, सेल ग्रोथ जो है वो बिकॉज ऑफ सेल ग्रोथ तभी होती है जब माइटोसिस होता है। तो माइटोसिस इज़ वेरी असेंशियल। देन हम देखते हैं कि जो इसमें रिस्टोर करता है वो न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। ऐसा नहीं है कि एक सेल में न्यूक्लियस का में डीएनए का अमाउंट ज़्यादा होगा, एक सेल में साइटोप्लाज्म ज़्यादा होगा, नो। वहाँ पर हम देखेंगे कि वो रिस्टोर करके रखता है न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को हर सेल में। अगर न्यू सेल फॉर्म होती है उसमें भी वही रेशियो होता है जो पुरानी वाली सेल में था, पेरेंट सेल में था। माइटोटिक डिवीजन्स आप देखते हैं प्लांट्स में भी होते हैं, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं, एपिकल मेरिस्टेम पे, एपिकल जो आपका लिटरल मेरिस्टेम है। अदरवाइज़ अगर माइटोटिक डिवीज़न नहीं होता तो प्लांट्स ग्रो ही नहीं कर पाते, उनकी ग्रोथ ही नहीं होती। वो जहाँ पर है वो वहीं पर वो उतनी ही हाइट पे रहते, उतने ही साइज़ पे रहते। Then we will start with meiosis in our next class. Thank you so much for listening. If you have any doubt, you can contact me.